तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर सेशन को ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। जैसे कि आप लोग जानते हो कि पिछले कुछ दिनों से मैंने न्यूज़पेपर सेशंस को कंडक्ट नहीं किया। ऑलरेडी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर भी चुका था कि क्योंकि मुझे मेंस के पेपर को एनालाइज करना है बहुत ही शांति से बैठ के, उस पर आपको कुछ मैसेजेस डिलीवर करने हैं कि फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमारी कैसी होनी चाहिए। एंड आई होप सो कि आपने वो सारे वीडियोस ज़रूर देखे होंगे जिसमें स्पेसिफिकली यूपीएससी मेंस कैसे आप नेक्स्ट ईयर क्रैक करोगे और साथ ही कैसे प्री और मेंस की एक होलिस्टिक अप्रोच एक स्टूडेंट को करनी चाहिए, इसी के साथ साथ न्यूज़पेपर का रेलिवेंस क्या है, ये उन सारे वीडियोस में मैंने आपको चीज़ें बताई है। तो अब ये आपका काम है कि आप उन वीडियोस को जाके देखो और चीज़ों को समझो। मैंने आपको बहुत सारी एडवाइसेस भी दी हैं, बहुत सारी टेक्निक्स भी बताई हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर्ड है। अब आते हैं न्यूज़पेपर सेशन पे फिर से और एक कंटिन्यूटी बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, हमारा एक छोटा सा लॉस भी हुआ है जो कि मुझे आपको बताना है कि प्रीवियस कुछ डेज में जब मैंने न्यूज़पेपर सेशंस को कंडक्ट नहीं किया, उस समय न्यूज़पेपर्स में ऑलमोस्ट हर डे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर की गई है। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं तो उन सारी न्यूज़ को कवर करूंगा ही धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ दिनों में हो जाएंगी सारी न्यूज़ कवर्ड। बट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है एंड इफ़ यू हैव नॉट रेड दो न्यूज़पेपर सिंस पास्ट फ्यू डेज, तो आप उनको जाके पढ़ लेना। ठीक है, तो जब से मैंने न्यूज़पेपर सेशंस कुछ दिन कंडक्ट नहीं करवाए तभी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आना शुरू हो गई, तो हम थोड़े से रुखसत क्या हुए, न्यूज़पेपर वाले तो बेवफा ही हो गए। ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम वफादार हैं तो हम पढ़ेंगे। खैर, अब जैसे आज का न्यूज़पेपर देखें तो आज की न्यूज़पेपर में भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। और क्योंकि अब रिसेंट का हमारे पास पेपर भी है, मेंस का प्री भी कंडक्ट हो चुकी है, तो हमारे पास और ज़्यादा क्लैरिटी है कि किस तरफ हमें यूपीएससी ले जाना चाह रहा है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे जब एक आर्टिकल पे नज़र गई मेरी, तो यहाँ पे लोकायुक्त की बात की जा रही है जो कि कर्नाटका सीएम कोई मूडा केस है, 3 महीने में रिपोर्ट मांगी है, कोर्ट का ऑर्डर है। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि ये लोकायुक्त क्या है। राइट, देखो, मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई है, बार बार मल्टीपल टाइम। इस साल भी जैसे जो क्वेश्चन आया, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता है कि वो क्वेश्चन राइट टू फ्री लीगल एड पे था। ठीक है, तो अब अगर आपसे लोक अदालत का क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वो क्वेश्चन का बेसिस क्या है, वो क्वेश्चन का बेसिस है राइट टू फ्री लीगल एड। अब लेट सपोजेडली अगर नेक्स्ट ईयर आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ ले नालसा पे, तो क्या आप चौंकोगे? नहीं, ये क्वेश्चन भी राइट टू फ्री लीगल एड पे। और मान लो कि सीधे राइट टू फ्री लीगल एड पे क्वेश्चन पूछ ले तो चौंकने वाली बात ही नहीं है। राइट, उसी तरीके से जैसे जब आपके सामने यहाँ पे लोकायुक्त वर्ड आया, जब आप इस इंस्टीट्यूशन को पढ़ रहे हो, मैं हमेशा आपको एक चीज सजेस्ट करता हूं कि कंपैरेटिव स्टडी करो। और कंपैरेटिव स्टडी छोटी नहीं होती है, जैसे कि आपने पढ़ लिया कि लोकायुक्त आएगा तो वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, लोकपाल जो है वो सेंटर के लिए। आपको स्पेसिफिक डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि लोकपाल और लोकायुक्त में अगर डिफरेंस लिखने के लिए आया तो क्या आप टेक्निकल एस्पेक्ट को मेंशन कर सकते हो क्या, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोक अदालत के टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में आपसे यूपीएससी ने इस बार पूछा। आपको यह पता होना चाहिए कि लोकपाल लोकायुक्त जो है वो किस तरीके के क्रिमिनल सिविल करता है, तो किस तरीके से केसेस को प्रोसीड किया जाता है। जब तक आप उन टेक्निकलिटीज पे ध्यान नहीं दोगे और सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओगे तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को आज जाके क्या करना है, आप लोगों को यूपीएससी मेंस के क्वेश्चंस देखने हैं। क्या लोकपाल और लोकायुक्त पे कोई क्वेश्चन पूछा गया है? तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है 2013 का क्वेश्चन कि नेशनल लोकपाल जो है, हाउएवर स्ट्रॉन्ग इट मे बी, वो कितना भी ताकतवर हो जाए, इट कैन नॉट रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ इमोरलिटी इन पब्लिक अफेयर। ये एथिक्स से कनेक्ट कर दिया उन्होंने। क्या आप इस चीज को समझ पा रहे हो कि लोकपाल को एथिक्स से कैसे कनेक्ट किया गया? इस पे आपको आंसर लिखना है। तो इन सब को आंसर लिखने के लिए, क्योंकि वो तो एक स्टेप आगे है कि जब आप दो चीजों को कंपेयर कर रहे हो या कंपेयर करके लिख रहे हो मर्ज करके कि एथिक्स को लोकपाल लोकपाल लोकायुक्त कंपेयर करके, इसके पहले जरूरी क्या है? इसके पहले जरूरी है कि आपको लोकपाल और लोकायुक्त में एग्जैक्ट डिफरेंसेस पता हो और जो सिमिलैरिटीज है वो पता हो।
जैसे इनका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, किस एक्ट के थ्रू, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों किस तरीके की बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, स्टैट्यूटरी हैं, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से आई हैं, ये कहाँ पे काम करती है, ये सेंटर, ये स्टेट, इनका कॉम्पोजिशन क्या है। अब जैसे लोकपाल का कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, मगर लोकायुक्त का जो कॉम्पोजिशन है, क्योंकि वो स्टेट में बनाई जाती है स्टेट के द्वारा, तो वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, राइट। अब इनका जो अपॉइंटमेंट है चेयरपर्सन का, वो कौन करता है, लोकपाल का और लोकायुक्त का। एक बार आप सिर्फ ये सोच के देखो कि अगर लोकपाल और लोकायुक्त पे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भले वो एथिक्स से कंपेयर करके पूछें, गवर्नेंस से कंपेयर करके पूछें, क्या आप उस आंसर को लिख सकते हो क्या, अगर आपको ये ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पे लोकपाल और लोकायुक्त के बारे में पता नहीं है। ये आप खुद सोच के देखो, और अगर आपको इसका जवाब मिल जाए तो आप जानते हो फिर आपको क्या करना है। आपको इस टॉपिक के बारे में लक्ष्मीकांत या जिस भी किताब को आप रेफर करते हो, आपको जाके पढ़ना है, ठीक है। मैंने शॉर्ट नोट्स आपके लिए इसलिए बनाए हैं ताकि आपको एंड टाइम पे रिवीजन करने में हेल्पफुल हो। किताब को पढ़ो, ये सारी चीजें किताब से ही और अलग अलग सोर्सेज से ली गई हैं। ये जो माइंड मैप्स हैं ये आपको क्विकली रिवाइज करने में किसी भी चीज को हेल्प करेंगे। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो जब भी प्री और मेंस को देने जाते हैं, उनके लिए चीज को ईज आउट करने के लिए मैंने ये मेहनत की है, ठीक है। तो आप इसका एडवांटेज उठाओ, एक बार किताब से पढ़ लो, आपको अपने आप ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। और मल्टीपल टाइम, मल्टीपल जगह जो मैं आपको चीजें पढ़ाता रहता हूं, उसमें ये भी कवर्ड रहती है, ठीक है। चलो चलता हूं आपको लेके नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब देखो, ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्यों? एक बार सब शांति से इसकी हेडिंग को देखने की कोशिश करो। क्या है हेडिंग? चाइनाज वार्निंग शॉट्स विथ मिनरल्स डेट रन द वर्ल्ड। आपको क्या लग रहा है यहां पे इस आर्टिकल के नीचे क्या बात होनी चाहिए? इसकी हेडिंग देख के क्या आप समझ पा रहे हो? यहां पे शायद कुछ ऐसी बात होनी चाहिए कि चाइना वार्निंग देने की कोशिश कर रहा है मिनरल्स के थ्रू, जिससे पूरा विश्व चलता है, वर्ल्ड चलता है, राइट। अब जैसे ही यहां पे मिनरल्स की बात आती है, एक सीरियस स्टूडेंट तुरंत समझ जाएगा कि यार मिनरल्स की अगर बात चल रही है तो यहां पे बट ऑफ कोर्स रेयर अर्थ मेटल मिनरल की बात चल रही होगी, क्योंकि उसी पे चाइना का डोमिनेंस है। फिर एक स्टूडेंट ये सोचेगा कि यार ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिसको हमने क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत पढ़ा भी हुआ है, इससे हर वो इक्विपमेंट बनता है जिसको भी आप अपने आसपास आज देख पा रहे हो, बीट फ्रॉम द फाइटर जेट टू द ट्यूबलाइट टू द ब्लूटूथ। तो ये जो पर्टिकुलर मिनरल है, इससे क्या पूरा विश्व रुक सकता है अगर इसकी सप्लाई चेन में कोई डिसरप्शन आ जाए? जवाब है हाँ, रुक सकता है। फिर वो सोचेगा कि चाइना का यहाँ पे डोमिनेंस क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसका प्रोडक्शन भी वही करता है, इसमें जो भी प्रोसेसिंग होती है वो भी वही करता है, उसका डोमिनेंस है। ये हमने पढ़ा हुआ है मल्टीपल टाइम, आज नहीं, एक जो पूरा किस्सा है करीब 2 साल से चल रहा है। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि चाइना ने एक बार जापान को अपने घुटनों पे लाके बैठा दिया था, जब वो डियागो गार्सियो आइलैंड वाला इशू हुआ था साउथ चाइना सी में। तो ये जियोपॉलिटिकल लेवल पे भी कंपेयर कर दिया आपने। तो चाइना ने जब जापान को घुटनों पे बैठा दिया इस मिनरल की सप्लाई को रोक के, वो चाइना जो है वो यूएस को भी धमकी देता रहता है कि मैं आपका ये सप्लाई चेन डिसरप्ट कर दूंगा। अब यूएस के पास या अमेरिका के पास क्या रास्ता है? अमेरिका के पास ये रास्ता है कि वो अलग अलग तरीके के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाता है चाइना पे। यही तो है ट्रेड वॉर, ये इकोनॉमी से कंपेयर हो गया कि किस तरीके से जो यूएस है वो चाइना पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा के उसको डराने की कोशिश कर रहा है, दूसरे देशों पे दबाव बना रहा है कि वो चाइना के साथ ट्रेड ना करे। जैसे नीदरलैंड को बोला कि सेमीकंडक्टर की सप्लाई तुम चाइना को नहीं करोगे, चाइना उसको रिटेलिएशन करता है कि हम आपको क्रिटिकल मिनरल की सप्लाई रोक देंगे। तो कहने का ये मतलब है कि क्या चाइना अपनी इस क्रिटिकल मिनरल्स में स्ट्रैटेजिक पोजीशन को अब वेपनाइज करने की कोशिश कर रहा है? जवाब है हाँ। सोच के देखो कि अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन इन केस मेंस में पूछे, जैसा कि 2024 मेंस में पूछा गया कि चाइना को बाईपास करने के लिए, जिसका आंसर था चाइना +1 स्ट्रैटेजी आपको लिखनी थी वहां पे, तो इंडिया का यूज किया जा रहा है या इंडिया की हेल्प ली जा रही है? क्या ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी ऐसी डोमिनेंट पोजीशन के थ्रू जो चाइना की है आज विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल मिनरल्स, क्या इसको वेपनाइज भी कर सकता है कोई देश? क्योंकि जो आज यूएस के साथ चाइना कर रहा है, जापान के साथ कर चुका है, क्या वो भारत के साथ नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। जैसे लेट सपोजेडली हेल्थ से इसको जोड़ के देखते हैं, आज जितना भी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इट इज मेजरली फ्रॉम द चाइना। और जेनरिक ड्रग के हम वर्ल्ड में सबसे बड़े लीडर है मैन्युफैक्चरिंग में, बट वी नीड
एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट टू मैन्युफैक्चर दोज जेनरिक ड्रग्स, राइट? ये ऐसे कंपेयर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा तो आप कितने डाइवर्सिफाइड मैनर में उस आंसर को लिख पाओगे, ये शोकेस करेगा कि आपको कितने नंबर मिलेंगे। और यही चीज मैं आपको डेली बेसिस पे सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये पहली बार नहीं है। चाइना +1 स्ट्रेटेजी को न जाने मैंने कितने 8 महीने पहले आपको पढ़ाया था, अभी भी जाके आप देखोगे, यूट्यूब शॉर्ट्स में भी शायद पढ़ा हुआ है, आप देखोगे आपको पूरा एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में 1 मिनट में पूरी चीज मिल जाएगी, राइट? तो जब तक आप इन चीजों को कंपेयर नहीं करते हो, जब तक आप ये सोचो कि आपके कॉम्पिटिटर से आप बेहतर आंसर लिखोगे कैसे, उसको तो ऐसा सब चीजें पता है, वो सारे डायमेंशन वहां पे खोल देगा, इकोनॉमी भी खोल देगा, हेल्थ भी खोल देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर खोल देगा, सारे खोल के पटक देगा। क्या आप ये चीज कर पा रहे हो? ठीक है। फिर अब जैसे जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मुझे यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट देखने को मिला, वो था मोनोपोली वर्सेस मोनोस्पोनी। अब मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को मोनोपोली का मतलब तो पता होता है, बट ये दूसरी टर्म का मतलब क्या है? तो आपको जब भी ऐसी कोई टर्म हिट होती है, आपको वो चीजें पढ़ना होती हैं, ठीक है। खैर, अब मैं आपको एक बार जल्दी से रिव्यू करवा देता हूं कि आर्टिकल में क्या लिखा है। देखो, यहां पे आर्टिकल बोलता है 60% ऑफ रेयर अर्थ प्रोडक्शन, 60% ऑफ क्रिटिकल मिनरल प्रोडक्शन, 80% ऑफ प्रोसेसिंग वर्ल्ड वाइड वो चाइना के द्वारा की जाती है। देखो, वो बोल रहा है कि कोई भी डिसीजन जो चाइना लेता है उसका प्रोफाउंड नेशनल सिक्योरिटी इंप्लीकेशन है ग्लोबली, नॉट ओनली ऑन यूएस, नॉट ओनली ऑन इंडिया एंड नॉट ओनली ऑन जापान। वो बोलता है यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, यूएस स्ट्रेटेजिकली वल्नरेबल है ड्यू टू देयर डिपेंडेंस ऑन क्रिटिकल मिनरल, ठीक है। फिर वो वही कहानी बता रहा है जापान और चाइना के बीच में जो हुई थी, घुटनों पर बैठा दिया। फिर बता रहा है कि चाइना ने किस तरीके से एक्सपोर्ट बंद कर दिया गैलियम जर्मेनियम का, जो 2 क्रिटिकल मिनरल हैं, सोलर सेल कंप्यूटर चिप्स में यूज़ होते हैं। फिर बताया है कि यूएस जो है उसने कैसे रिटेलिएट किया, ठीक है। फिर बता रहा है कि ये कैसे हार्डनिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी पोस्चर है दोनों देशों की तरफ से, राइट। फिर बता रहा है कि बीजिंग जो है वो रिमाइंड करवा रहा है वेस्ट को कि स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस चाइना पे उनकी कितनी है। सेकंड, चाइना जो है वो रिस्पॉन्ड कर रहा है लाइक मैनर में, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे, रिटेलिएशन, राइट। तो ये सारी बातें बोली जा रही हैं। इंडिया की वल्नरेबिलिटी क्या है? अब जैसे क्वाड पार्टनर्स जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस, इंडिया वल्नरेबल है क्योंकि इनकी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस सबकी चाइना के साथ है। इनफैक्ट न्यू दिल्ली भी क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट है ना। अब देखो, ये तो हो गई पूरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता था। अब ये जो चीजें हैं जो मैंने अभी आपको समझाई, उसको जिस रिस्पेक्ट में मैंने समझाया अलग अलग डायमेंशंस के, आपको वो चीज खुद के दिमाग से जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। हमेशा आपके पास एक बेसिक नॉलेज होगी। मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। आप लोगों के पास यहाँ पे बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अबाउट द क्रिटिकल मिनरल, है ना। पीरियोडिक टेबल में थोड़ी बहुत चीजें पता होनी चाहिए क्योंकि पीरियोडिक टेबल से ही निकल रही है, राइट। फिर जैसे अगर प्री का कोई क्वेश्चन बनाना हुआ तो यूपीएससी बोलेगा क्रिटिकल मिनरल इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप इंडिया ने किस देश के साथ में साइन किया है, ये प्री का क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन बनाना होगा तो क्वेश्चन ये बनेगा, आपको कुछ क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट दे देंगे और आपसे पूछेंगे कि 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट भारत किन किन क्रिटिकल मिनरल्स के लिए है देशों पे, यहां से आंसर निकल जाएगा, ठीक है। फिर जैसे जिस आर्टिकल को हम पढ़ रहे थे वहां पे एंटी मनी का यूज हुआ है, तो आपको क्रिटिकल मिनरल्स जब तक याद नहीं होंगे, रटना नहीं है। अब देखो, जैसे मैंने बोला याद नहीं होंगे तो सबको लगेगा कि अरे रटने की बात बोल रहा है, इतने सारे कैसे नहीं। जब आप किसी चीज को बार बार देखते हो ना, जैसे ग्रेफाइट, अब भैया ग्रेफाइट का यूज होता है, इसे मॉडरेटर की तरह ये न्यूक्लियर स्टेज में हम जब पढ़ते हैं या न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में पढ़ते हैं तभी आता है क्या, ऐसी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। तो जब आप इसको बार बार देखोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाएंगी। निकल बार बार यूपीएससी पूछता रहता है इस तरीके से, ठीक है। फिर जैसे मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, ये क्या है, भारत इसका मेंबर है क्या, ऐसा। तो इस तरीके से लगातार आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब जैसे आपने एक बार मिनरल के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। फिर यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को नहीं आता है, लगातार ये न्यूज में चल रहा है, मैं आपको फिर से बताऊंगा, नेक्स्ट मेंस या नेक्स्ट प्रीलिम्स जो होगी, अभी नहीं पूछा, ठीक है। बहुत बार मैंने बोला था कि इस बार पूछेंगे बट नहीं पूछा, बट अगली बार डेल श्योर ये फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, MMDR। अब यहां पे आपको जो भी माइनर मिनरल हैं, मेजर मिनरल हैं, लगातार यूपीएससी इन पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। इससे जुड़ी हुई जो फाउंडेशन संस्थाएं हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हो गई, जो भी रिसेंट में सरकार ने अमेंडमेंट्स किए हैं, ये इकोनॉमिक का कोर ऑफ द कोर टॉपिक है। तो सारे इंडियन इकोनॉमी स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क दे रहा हूं मैं कि आपको इन्हें पढ़ना ही है, ठीक है। तो कौन से वो एटॉमिक मिनरल हैं
जिनको एक्सप्लोर करने के लिए रिसेंट में सरकार के द्वारा चेंजेस किए गए हैं, किसको एटॉमिक मिनरल की लिस्ट से हटाया गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एटॉमिक मिनरल क्या है ये पूछ सकते हैं। फिर इसके अंतर्गत एमएमडीआर एक्ट में जो रिकॉनेंस है, प्रोस्पेक्टिंग, माइनिंग लाइसेंस कैसे इशू किया जाता है, पहले कैसे होता था, अब कैसे होता है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर वालों को एग्जाम क्रैक नहीं करनी है, हमको करनी है। तो ऑफशोर एरिया मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है, एमएमडीआर एक्ट क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, वो हमारा दायित्व है कि हम पढ़ के जाएं। ठीक है, और मेरा दायित्व है कि मैं आपको पढ़ाऊं। तो मैंने तो आपको बिल्कुल माइंड मैप बना के एकदम क्रक्स फॉर्म में इकोनॉमी में पढ़ा दिया है। तो इंडियन इकोनॉमी स्टूडेंट्स के लिए होमवर्क है कि इसको जाके पढ़ो। इतना ल्यूसिड मैनर में एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप उस चीज़ का एडवांटेज उठाओ, जो मैंने मेहनत की है उससे रिजल्ट निकालो। ठीक है, अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल अगेन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको प्रिपेयर कैसे करना है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ सीखने को मिलेगी आपको। देखो, तो देखो अब ये जो आर्टिकल है बात कर रहा है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे। ठीक है, जैसे ही एक सीरियस स्टूडेंट इस टर्म को पढ़ेगा ना, उसके दिमाग में कुछ चीज़ें आएंगी कि यार ये ग्लोबल लेवल पे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात कर रहा है, मतलब कि ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी की बात कर रहा होगा, जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया। इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया? क्योंकि हम बोलते हैं कि जो 5 वीटो पावर है यूएनएससी की, यूएसए, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, वो इसको रेटिफाई नहीं कर रहे हैं। तो ये भेदभाव वाली ट्रीटी, हम भी इसको साइन नहीं करेंगे जब तक वो रेटिफाई नहीं करेंगे। फिर जब उसको ये चीज़ें याद आ जाएगी तो वो बोलेगा कि यार नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में नीचे दिया है। फिर वो नीचे देखेगा, तो उसको एक अलग ही चीज़ दिखेगी, बिल्कुल भलती, ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। फिर वो सोचेगा कि क्या ये ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन यही एनपीटी का नाम भी तो नहीं है दूसरा, मेरे को ना पता हो सकता है। फिर वो आगे देखेगा, फिर उसको जवाब मिल जाएगा नहीं 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 नहीं, क्योंकि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी डिस्टिंग्विश्ड है, आर्टिकल नहीं लिख के दे दिया दूसरी लाइन में, इसका मतलब है दूसरी चीज़ है। और जैसे ही उसने पढ़ा उसको तुरंत याद आएगा कि भैया ये तो प्री और मेंस का टॉपिक हो गया। अगर मान लो क्वेश्चन आ गया मेंस में लिखने के लिए, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टोटल बैन ट्रीटी या ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन विथ नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, तो क्या आप 6 से 7 पॉइंट डिफरेंशिएशन के लिख सकते हो? क्या आप अभी सक्षम हो या नहीं? नहीं हो तो होना पड़ेगा। ठीक है, अब जो आस्पेक्ट होंगे वो बहुत अमेजिंग होना चाहिए। आस्पेक्ट का क्या मतलब होता है? आस्पेक्ट का ये मतलब होता है कि आपके जो पॉइंट्स है ना, वो एक नवजात एस्पिरेंट जैसे नहीं होने चाहिए कि बिल्कुल फर्जी पॉइंट लिख रहे हैं। नहीं, आस्पेक्ट क्या होता है? आपको बताना है कि प्रोहिबिशन का स्कोप कितना है, इसमें कितना स्कोप करते हैं न्यूक्लियर वेपन को, और इसमें दोनों की टाइमलाइन क्या है। एक इमीडिएट की बात करता है, ग्रेजुअल बोलता है। न्यूक्लियर डिटरेंस की ताकत कितनी है इसमें और इसमें। जब ये टेक्निकल पॉइंट आपके आंसर में होंगे ना, तो उस आंसर में अपने आप 4 चांद लग जाएंगे। एग्जामिनर फोर्सफुली आपको नंबर देगा, न चाहते हुए भी। ठीक है, ऐसे नंबर निकाले जाते हैं और ऐसे क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट किया जाता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ पढ़ के, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो पहले से ही मैं अपने नोट्स को कुछ इस तरीके से बना लूं कि अगर क्वेश्चन आए भी तो मेरे पास उसका आंसर रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं वहां पे बैठ के सोच रहे हैं कि इन दोनों ट्रीटी में क्या डिफरेंस है, मेरे को तो रटा हुआ ही है, तो डाल क्वेश्चन में लिखूं आंसर, ऐसा। ठीक है, तो एक ही चीज समझ में आई। खैर, फिर वहां पे इजराइल, फलस्तीन, यूक्रेन, इधर उधर की बात चल रही है। बैन ट्रीटीज फुटप्रिंट, बैन ट्रीटी क्या बोलती है ये बता रहा है, कब फोर्स में आई ये बता रहा है। हाँ, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, है ना, आपके नोट्स में भी होनी चाहिए ये चीज़ कि कब फोर्स में आई। जैसे देखो यहाँ लिखा है 2021 में, 2017 में इनिशिएट की गई, ये 1970 में आई, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस आर्टिकल में ये चीज़ें पढ़नी है बस, इसके अलावा आपको इस आर्टिकल में कुछ भी नहीं मिलेगा। क्लियर? तो इस टॉपिक को मैं कवर इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जैसे मैंने आपको दिखाया, मैंने माइंड मैप प्रिपेयर कर दिया है, मैं उसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा आपको साइंस टेक मॉड्यूल में अंडर करंट अफेयर्स कोर्स। उसके बाद में हम जब भी ऐसा आर्टिकल आएगा उसको रिवाइज करेंगे, जैसे आप मैथोलॉजी को जानते ही हो, है ना। तो अभी तक क्योंकि डिलीवर नहीं किया है मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को, इन दोनों ट्रीटी पे, है ना, ये तो आपको मैं पढ़ा ही चुका हूँ, एनपीटी वाला पूरा मामला। तो जब मैं वो पढ़ा दूंगा तब मैं आपको ये रिवाइज करवाऊंगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगेन वन नेशन वन इलेक्शन, 2024 में भी क्वेश्चन आया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जितने भी प्रोविजंस हैं, इतनी बार आ चुका है इशू कि मैं आज इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। आप लोगों को बता देता हूं कि होमवर्क क्या करना है। तो आप लोगों को पॉलिटी मॉड्यूल अंडर करंट अफेयर्स कोर्स में साइमल्टेनियस इलेक्शंस को पूरा रिवाइज करना है, और सिर्फ यही नहीं, शुरुआत पूरे इलेक्शन से पढ़ना। ठीक है, पूरा टॉपिक एक बार में रिवाइज करना।
साइमल्टेनियस इलेक्शंस पढ़ना, फिर जो कमिटीज़ आई थी, मैंने पहले भी होमवर्क दिया हुआ है, इन कमिटीज़ के बारे में एक एक लाइन लिखो, ठीक है। अब देखो, अगर आपने होमवर्क किया होता तो आपसे क्वेश्चन 2024 का मेंस का आसानी से बन जाता, ठीक है। जितनी भी चीज़ें सब ऑलरेडी हम कर चुके हैं, नेगेटिव क्या है, पॉजिटिव क्या है, कौन कौन से आर्टिकल्स इसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं लगातार, ठीक है। और इसके बारे में जो यूपीएससी मेंस 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है, मैं उसमें वीडियो में समझा चुका हूँ, दूसरे वाले नहीं देखा तो वो जाके देखो, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से हम लोग बात कर रहे हैं इस पर। तो आज के न्यूज़पेपर में ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, ठीक है। और बाकी जो पुराने छूटे हुए आर्टिकल्स हैं फ्रॉम द पास्ट न्यूज़पेपर, डोंट वरी अबाउट इट, वो सब कवर हो जाएंगे कुछ दिनों में कोर्सेस में, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।